हेलो एवरीवन, दिस दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये होने वाली है अक्टूबर मंथ की, जहां हम लोग पूरी वीडियो में अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट एक साथ करने वाले हैं कवर। बहुत ज़्यादा मैं आपको स्ट्रेस नहीं करूंगा। CUT 2026 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है वो क्या, कि सारे करंट ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके इस बार आने के। क्योंकि आप लोगों के जीटी में, पहली बात तो जीटी जरूर भरिएगा भाई। देखो, सीयूटी में अगर आप जीटी नहीं दे रहे हो ना, तो फिर तो आप जिस्ट जो होती है एग्जाम की वो खो जाएगी कहीं ना कहीं। तो जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जीटी के पेपर मत देना, कोई फायदा नहीं है उसका। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कभी कभी जीटी मांग लेती है आप लोगों से। और पेपर कैसे फिल करना है सीयूटी में, क्या करना है, अब बस इतना बना के चलिए कि जितना मैक्सिमम पेपर दे सकते हो ना दे दो एक बार। मतलब 3 डोमेन है आपके पास, है ना, एक लैंग्वेज एक जीटी, दे दो यार, 5 पेपर दे दो एक बार। क्यों? क्योंकि ऐसे में कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे आपसे। जैसे मान लो सीआरसीसी, आपने अपना अपना एसआरसीसी में जाना है, एसआरसीसी ने बोला कोई भी 2 सब्जेक्ट दे दे भाई और एक लैंग्वेज लगा देना। तो लैंग्वेज तो आपने दी है, और 2 सब्जेक्ट, अगर जीटी के अच्छे नंबर आए तो जीटी लगा देना, डोमेन क्या आया तो डोमेन लगा देना। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं। और अगर कहीं पर लैंग्वेज नहीं, जीटी मस्ट कर दिया उसने कि देना पड़ेगा जीटी आपको, तो फिर क्या करोगे? ऐसे में जनरल टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट करंट ही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर स्पेशल चेक ट्रंकेशन सिस्टम को कंडक्ट करने के लिए एक तरीके से सर्कुलर इशू कर दिया है। अब ये स्पेशल चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? आपको मैंने चेक दिया, आपने वो चेक अपने बैंक में डाला। अब बैंक क्या करते थे, मेरा चेक जो आपने अपने बैंक में डाला है ना, अगर तो बैंक सेम है वो दोनों, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो वो सेम डे क्लियर हो जाते थे कभी कभी। बट अगर मान लो बैंक अलग है आपके, मेरे बैंक अलग है, तो आपका बैंक वो चेक जो था वो मेरे बैंक को भेजेगा। मेरा बैंक उसको सर्टिफाई करेगा कि हाँ जी ये चेक हमने इशू किया हुआ है, और जिस इंसान ने ये चेक आपको इशू किया उसका अकाउंट हमारे पास है, और उसके अकाउंट में बैलेंस भी है, तो हम आपको ट्रांसफर कर सकते हैं ये बैलेंस। इस तरीके से चीजें बढ़ती थी आगे। सोचो, इस पूरे प्रोसेस को होने में 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते थे। तो अब फिजिकल चेक मूव नहीं होगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या बोलेगा, फिजिकल चेक मूव नहीं करेंगे सर। जैसे ही चेक आएगा, सेम डे चेक की फोटो क्लिक करेगा बैंक और आपके बैंक को भेजेगा। आपका बैंक डिजिटली चेक अप्रूव करेगा, बात खत्म हो गई। तो सेम डे चेक क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर अगर आपने 10 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी चेक डाला है, तो वो बिल्कुल इंस्टेंटली चेक स्कैन करेंगे और सामने वाले बैंक को भेज देंगे और सेम डे क्लियरिंग हो जाएगी। 4 बजे के बाद अगर आपने चेक डाला है तो ऑफकोर्स फिर तो नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। हाँ, पॉजिटिव पे सिस्टम ये इसमें अनेबल्ड रहेगा। अब पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है, कई मतलब 5,50,000 तक का चेक है ना, तो फिर बैंक आपको फोन नहीं करेगा। बैंक आपको जनरली 5 लाख तक के चेक में भी फोन नहीं करता आपको कि ठीक है आपने चेक फाड़ा होगा। कल को 5 लाख रुपए से ऊपर का चेक अगर आपने मतलब एक तरीके से फाड़ के दिया है ना, तो 5 लाख से ऊपर के चेक में बैंक फोन करेगा कि सर ये चेक आया है हमारे पास, आपने इतनी पेमेंट इनको देनी है, क्या आपका चेक जो है वो क्लियर कर दे हम, मतलब पेमेंट आगे ट्रांसफर कर दे। तो ये होता है पॉजिटिव पे सिस्टम। आपने अनेबल किया, यस किया, तभी पेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूएस जो है इंडिया के लिए सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स, इंडिया के लिए सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स जो है वो इंडिया में यूएस ही रहा। Q1 की रिपोर्ट बता रहा हूं। पूरे फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर में हमने डिवाइड किया। अप्रैल मई जून Q1 होता है, जुलाई अगस्त सितंबर जो है वो है Q2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3 है, और फिर जनवरी फरवरी मार्च Q4 होता है। तो ये Q1 का रिजल्ट आया है, और इसने बोला है कि इंडिया की इक्विटी मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा यूएस की मार्केट से आया है। 282% इंक्रीज हुआ है भाई, 282%। पिछले साल से 282% ज्यादा पैसा इंडिया की इक्विटी मार्केट में यूएस से आया। इसके बाद इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन, इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन का 8th एडिशन जो है, और 132nd उपासी एनुअल कॉन्फ्रेंस, दोनों एक साथ कोच्चि में हुए सितंबर 18 से 20 के बीच। तो 132nd तो उपासी एनुअल कॉन्फ्रेंस था, और इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन का 8th एडिशन था। दोनों को एक साथ जॉइंटली कोच्चि के ग्रैंड हयात होटल में सितंबर 18 से 25 के बीच में, 20 के बीच में होस्ट कर दिया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री एसोसिएशन और स्टेक होल्डर्स सब यहां पर मौजूद रहे। इसके बाद शिरीष चंद्र मुर्मू, इनको देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्यूटी गवर्नर बने हैं ये शिरीष चंद्र मुर्मू, 3 साल के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट करंट है आपका इंडिया और भूटान। इंडिया और भूटान के बीच में पहला क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक प्रोजेक्ट पास हो गया है।
दिस इज अ फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया भूटान। अच्छा, अब भूटान तक जाने के लिए कोई रेलवे थी ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से हरी झंडी दिखाई गई है, कोकराझार से जेलेपू और बानरहाट से सामसे। तो कोकराझार टू जेलेपू, बानरहाट टू सामसे, दो रेलवे लाइंस बनाई जाएगी इंडिया भूटान के बीच में। दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक टाइज, स्ट्रेटेजिक टाइज, कल्चरल कोऑपरेशन अच्छे होंगे, ठीक है। ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा, डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे होंगे, ये सब चीजें। इसके बाद इंडियन आर्मी ने 199th गनर्स डे सेलिब्रेट किया। गनर्स डे भाई साहब, 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी, 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी नाम से एक बटालियन बनाई थी अंग्रेजों के समय 1827 में, 28 सितंबर के दिन ही। इस बटालियन को बने 199 साल हो गए 2025 में। तो 28 सितंबर 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी का 199th राइजिंग डे मान लो आप एक तरीके से, तो इसको गनर्स डे भी बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एच डी एस आर स्टार पार्टी का 3rd एडिशन हेनल डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में हुआ 18 से 23 सितंबर के बीच में। अब ये हेनल डार्क स्काई रिजर्व क्या है? ये हेनल डार्क स्काई रिजर्व आपको कुछ ऑब्जर्वेटरी टाइप का दिख रहा होगा। यह लद्दाख में ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर रात को बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पूरे की पूरे टनल या इस पूरे की पूरे कमरे से स्काई ऑब्जर्व किया जाता है। तो एक स्काई ऑब्जर्वेटरी है ये। तो इसलिए इस स्काई ऑब्जर्वेटरी को बने 3 साल हो गए हैं। तो इसका 3rd एडिशन एक स्टार पार्टी करी यहां पर इन्होंने, हेनल डार्क स्काई रिजर्व पर स्टार पार्टी ऑर्गेनाइज हुई 2025 में। और इस स्टार पार्टी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ यूटी लद्दाख और BARC के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद इंडिया ने 9th एशिया कप टाइटल जीता। हमने पाकिस्तान की टीम को यहां पर हराया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एशियन कप था, ये एशिया का कप था। तो एशियन जो क्रिकेट बोर्ड है, ACB के चेयरमैन जो है वो पाकिस्तानी है एक। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी न्यूट्रल इंसान है, प्रॉब्लम यह है कि वो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर भी है। मतलब पाकिस्तान को होम मिनिस्टर एशियन क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है। नाम है इनका मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी मिलनी थी हम लोगों को, है ना। तो ट्रॉफी जो है वो हम लोगों ने लेने से मना कर दिया जीतने के बाद कि नहीं नहीं सर, पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का गुस्सा कहीं तो उतारना था। तो UAE में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच हुआ। और हालांकि ये पहली ऐसी विक्ट्री है जो बिना कप के आपको दिख रही होगी। यहाँ पर बिना किसी कप के इंडियन टीम ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। और मोहसिन नकवी अपनी छोटी घटिया हरकतों की वजह से जाना गया। हमारा कप लेके चला गया, एज इन कप लेके जाने से जीत इनकी हो जाएगी, बट ठीक है। इस पूरे की पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच ये तिलक वर्मा रहे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड कुलदीप यादव को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा, सब इंडियन। तो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? लड्डू खाने आए थे। इसके बाद HSBC दुनिया का पहला बैंक बन गया है। HSBC जिसने यहां पर क्वांटम कंप्यूटर का यूज किया है और दुनिया को दिखाया है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो रियल लाइफ एल्गोरिथमिक बॉन्ड ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। तो एक एल्गोरिथमिक बॉन्ड ट्रेडिंग की प्रॉब्लम क्वांटम कंप्यूटर्स को दिया और उनसे पूछा गया, मतलब कमांड डाली हमने कि यार ये जो बॉन्ड है एल्गोरिथमिक बॉन्ड, क्या ये ट्रेड हो जाएगा इस प्राइस पर, क्या ये बॉन्ड बिक जाएगा? तो वहां पर क्वांटम कंप्यूटर्स ने उस बॉन्ड के बिकने की प्रोबेबिलिटी बताई कि वो कोटेड जो प्राइस आपने कोट किया है उस प्राइस पर उस बॉन्ड के बिकने के कितने चांसेस हैं। तो HSBC ने बोला कि 34% इंप्रूवमेंट देखने को मिली है भाई साहब इस बॉन्ड के रेट को प्रिडिक्ट करने में। क्वांटम कंप्यूटर्स पिछली बारी के मुकाबले इस बार 34% ज्यादा अच्छे रहे। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर से अच्छे हैं जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है। इसके बाद बेटा ब्रिक्स का बैंक है ये, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने पहला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इंडिया में इशू कर दिया है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पहली बार न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इशू किया है। मार्च 2026 तक के बॉन्ड्स होंगे ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इस बार बारबाडोस में हुई। बारबाडोस आइलैंड, याद कीजिए जब T20 वर्ल्ड कप जीतकर हम लोग निकले थे तो मौसम खराब होने की वजह से इसी बारबाडोस आइलैंड में हमारा जो
जहाज है वो रुका था। याद आ रहा है बेटा आपको कुछ? हाँ बिल्कुल। तो ये वही बारबाडोस आइलैंड है जहां पर 68th कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस जो है ये आप लोगों की हुई। अब ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज या कॉमनवेल्थ कंट्रीज की पार्लियामेंट का एक तरीके से कॉन्फ्रेंस था। तो इंडिया की तरफ से आपको इंडिया की लोकसभा की स्पीकर यहां पर दिखे, ओम बिरला, वो गए इसको अटेंड करने के लिए। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं, मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया भी है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज है जो कभी किसी समय ब्रिटिश अंपायर का हिस्सा थी, है ना। आज वो सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला करंट है आपका तेलंगाना का बाथुकम्मा फेस्टिवल। बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होगा। इस बाथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना ने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। कौन सा? एक तो सबसे ज्यादा मात्रा में फूलों का यूज किया यहां पर, तो लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट का पहला जो है वो यहां पर इनको प्राइज मिला। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका पहला कौन सा बना? लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट, नीचे से ऊपर तक फूल है भाई, तो लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट। और दूसरा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में फीमेल डांसर्स ने सिंक में डांस किया। तो दूसरा अवार्ड इनको कौन सा मिला? दूसरा अवार्ड जो है वो इनको मिला, अच्छा दूसरा अवार्ड यहां पर लिखा है, हाँ, मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड फीमेल डांस पार्टिसिपेंट्स का इनको दूसरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। बाथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में तब होता है जब नॉर्थ इंडिया में हम लोग नवरात्रि वगैरह जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, इसको देख लीजिए। ये मछली जिसको डुगोंग कहा जाता है, इस मछली को सी काऊ भी बोलते हैं। ये एक मैमल है जो वेजिटेरियन है, हर्बीवोर्स एक तरीके से फिश है। ये नॉन वेजिटेरियन कुछ भी नहीं खाती है। इसको सी काऊ बोलते हैं। और ये अंडमान निकोबार का स्टेट एनिमल भी है। ये अंडमान निकोबार का स्टेट एनिमल भी है, इसको आप डुगोंग फिश कहते हैं। तो डुगोंग जो है इनको कंजर्व करने के लिए इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? पहली बात तो ये डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु के पाकबे में है और आज का नहीं है, 2022 से है। बट इसको कभी भी आईयूसीएन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो अब इसको आईयूसीएन ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। आईयूसीएन क्या है सर? तो पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो नेचर की बात करती है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करती है, वो आईयूसीएन है। इसके बाद फिलीपींस ने बेटा लॉन्च किया साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वे क्रायो बैंक। अब ये कोरल लार्वे क्रायो बैंक क्या है? कोरल रीफ्स पता ही होगा आपको, रंग बिरंगी कलर की रीफ्स होती हैं ये, इससे पानी का कलर भी बड़ा रंग बिरंगा सा हो जाता है। तो कल को जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कोरल को भी काफी नुकसान हो रहा है ना। तो कल को ऐसा ना हो कि कोरल्स की प्रजाति ही लुप्त हो जाए, तो इनके लार्वे को बचा लेते हैं। इनके लार्वे को कंजर्व करने से क्या होगा कि कल को अगर कहीं पर कोरल उगाने होंगे हमें, तो वो कोरल जो है वो आगे जाकर उगाए जा सकेंगे। तो ये फिलीपींस का एक आइडिया था, साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वे क्रायो बैंक। ये वर्ल्ड में पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी वर्ल्ड में ऐसे जो क्रायो बैंक है वो बन चुके हैं। साउथ ईस्ट एशिया का पहला है मगर ये। इसके बाद कार्ल लुइस कौन है? इनको अपॉइंट किया गया है इवेंट एम्बेसडर फॉर वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025। दिल्ली के वेदांता में अभी हाफ मैराथन 2025 हुई। उस हाफ मैराथन 2025 में जो एक तरीके से एम्बेसडर जिनको बनाया गया वो थे कार्ल लुइस कौन है? 9 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये, 9 टाइम्स ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं कार्ल लुइस। तो ये दिल्ली हाफ मैराथन के एम्बेसडर बन के इंडिया में आए। इसके बाद नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने ये एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, इंटरस्टेलर सैटेलाइट है, अर्थ से बाहर जा रही है। और सैटेलाइट का नाम जो है वो है आईमैप, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब सैटेलाइट। तो ये आईमैप सैटेलाइट है। ये आईमैप सैटेलाइट क्या करने वाली है? सोलर पार्टिकल एनर्जाइजेशन को स्टडी करेगी। ये सोलर पार्टिकल एनर्जाइजेशन को स्टडी करेगी, अर्थ को सोलर पार्टिकल से कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में रिसर्च करेगी। तो ये काम नासा ही कर सकता है भाई, इतना पैसा उसी के पास है। इसके बाद वेटरन जर्नलिस्ट हरिंदर बवेजा जो एक वेटरन जर्नलिस्ट थी, भाई साहब इतनी कमाल की जर्नलिस्ट है ये कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, मैडम उस समय थी, न्यूज कवर कर रही थी। इसके बाद जब 26/11 हुआ इंडिया में, मुंबई अटैक्स जो है, तब भी ये जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव थी, इन्होंने तब भी उसको कवर किया है। तो अपने जर्नलिज्म की फील्ड में इन्होंने क्या चैलेंजेस फेस करे उसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी है, दे विल शूट यू मैडम।
इस बुक का नाम है दिल शूट यू मैडम, हरिंदर बवेजा की ये बुक है। इन्होंने अपनी जिंदगी में बताया कि भैया मैं जर्नलिज्म की फील्ड में मैंने ऐसी क्या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स जो है वो देखी, कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद सही में आज नहीं बचूंगी। इसके बाद बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहा हुआ। पहली बात तो ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का इंडिया के गुवाहाटी में हुआ। और यहां पर ये इवेंट लगभग इंडिया ने 17 साल के बाद होस्ट किया। 17 साल पहले कभी ये इवेंट भारत ने होस्ट किया था, 17 साल के बाद ये हमने होस्ट किया है। ये हमारा सेकंड टाइम है 2008 के बाद। फिर आरबीआई की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग रूल्स में कुछ चेंज किया है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग रूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चेंज किए हैं। इन्होंने यहां पर क्या बोला कि अगर कोई, पहली बात तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग बोलते किसको है ना, ये वो बोरोविंग होती है अगर कोई भारत में बैठा इंसान किसी ऐसे इंसान को पैसा देता है जो भारत के बाहर रहता है, तो इस उधार में दिए गए पैसे को एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग कहते हैं। ठीक है। और एक्सटर्नल कमर्शियल लेंडिंग किसको बोलते हैं? इसका मतलब है लेंडिंग बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो एक बोरोविंग है, एक लेंडिंग है। सिंपल सी बात है, पैसा भारत से बाहर जा रहा है। तो बोरोविंग का मतलब यहां पर क्या है? जब भारत में बैठा एक इंसान भारत के बाहर बैठे किसी इंसान से पैसा लेता है। बोरोविंग बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, है ना। इंडिया में मैं बैठा हूं और मैंने बाहर बैठे किसी इंसान से पैसा ले लिया, तो ये बोरोविंग हो गई ना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। और इसी का उल्टा होता है एक्सटर्नल कमर्शियल लेंडिंग। अगर मैं भारत में बैठा हूं और भारत के बाहर बैठे किसी इंसान को मैंने पैसा उधार पर दे दिया, तो ये ईसीएल हो जाएगा। तो यहां पर ईसीबी रूल्स में चेंज किए गए हैं। ईसीबी रूल्स मतलब आप कितना पैसा जो है वो दे सकोगे, ये सब चीजें जो है ये चेंज किया गया है। तो नथिंग टू बी लाइक अपना बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसको है नहीं, बट इतना समझ लो कि हाँ कुछ है ऐसा, तो मैंने कवर कर दिया। फिर भी आपको बता दूं यहां पर अब जो बोरोवर्स हैं, बोरोवर्स तो ईसीबी में चेंज हुआ है ना। तो ईसीबी में चेंज क्या हुआ है कि भाई आप किसी भी करेंसी में पैसा उधार ले सकते हो। आप इंडियन करेंसी में पैसा लो, आप फॉरेन करेंसी में पैसा उधार लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप उस जो करेंसी है उसको बाद में चेंज करवा सकते हो। जैसे आपने यूएस करेंसी में पैसा उधार में लिया, तो बाद में यूएस करेंसी को चेंज करवा देना इंडियन करेंसी में, तो वो कर सकते हो आप। अच्छा, अब यहां पर कितना पैसा उधार लिया जा सकता है? इंडिया में एक इंसान 1 बिलियन यूएस डॉलर तक पैसा जो है वो उधार ले सकता है, या उसकी एक्सटर्नल और डोमेस्टिक आउटस्टैंडिंग बोरोविंग जो है उसका 300% जो है, मतलब अप टू 300% ऑफ नेटवर्थ। आपकी नेटवर्थ मान लो 1 करोड़ है। आपकी जो नेटवर्थ है वो मैं यहां पर 1 करोड़ ले लेता हूं। तो 1 करोड़ का 300% होता है 3 करोड़। तो अगर आप 1 करोड़ के इंसान हैं तो आप 3 करोड़ तक का पैसा डोमेस्टिक और एक्सटर्नल कुल मिला के ले सकते हो। तो ये रूल है। जैसे मान लो आप अपना आपकी नेटवर्थ आपकी 1 CR है, आज की डेट में आप 1 करोड़ के इंसान हैं, तो अगर आप बिकते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ में बिकेंगे। मतलब एक तरीके से इसका मतलब ये है। तो ये कह रहा है कि 1 CR का अगर आप इंसान हो तो अपनी नेटवर्थ का 300% तक पैसा उधार ले सकते हो। और ये 300% पैसा कुल है, जितना पैसा आपने डोमेस्टिक बैंकों से उधार ले रखा है प्लस जितना पैसा आपने बाहर के लोगों से उधार ले रखा है, वो टोटल करके 300% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये रूल है बेटा, कुछ जो नए रूल इस बार आए हैं। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंकों को अलाउ कर दिया है कि भूटानी, नेपाली, श्रीलंका में रहने वाले लोग जो हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में रहने वाले लोगों को अगर लोन चाहिए ना, तो उनको लोन दो आप, उनको भारतीय रुपये में लोन दो आप। पहले अलाउ नहीं कर रखा था, अब कर दिया है। अच्छा, अब इंडियन रुपये में इनको लोन देने से हमारा फायदा क्या है? भाई साहब, इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। और रुपये जो है उसको लोग ज्यादा यूज करेंगे, तो ऐसे में कल को जो डॉलर के ऊपर हमारी ओवर डिपेंडेंस है वो कम होगी। और डॉलर के ऊपर ही ओवर डिपेंडेंस को कम करना चाहता है भारत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनिवर्सरी, 4th एनिवर्सरी मनाई गई पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ। पीएम गति शक्ति योजना जो थी ये अक्टूबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च करी थी। और पीएम गति शक्ति कोई ट्रेन व्रेन नहीं है। इस पूरा की पूरा प्रोग्राम का एम था इंडिया में हर चीज का इंफ्रा प्लानिंग फ्रेमवर्क उसको अच्छा करना, भारत की सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर आके यूनिफाई कर देना,
36 स्टेट्स यूटीज को यूनिफाई करना ताकि पूरे इंडिया में एक जैसा डेवलपमेंट, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो सके, ये सब इसका काम था। इसके बाद रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन, रेलवे इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन किसने इनॉग्रेट करी इस बार और कहां पर हुई है? तो इस बार ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई। इनॉग्रेट करने पहुंचे भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। और ये इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन जो है ये इसका 16th वर्जन था जो इंडिया ने होस्ट किया, एक तरीके से मतलब इसको अपना ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मालदीव्स बना दुनिया का पहला देश जिसने एक साथ 3 बीमारियों पर विजय हासिल कर ली है। और ये तीनों की तीनों मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिटेबल डिजीजेस थी, मतलब बच्चे मां से बच्चों में जा सकती थी ये बीमारियां। कौन सी 3 बीमारियां? HIV, हेपेटाइटिस बी और तीसरी डिजीज है सिफिलिस। तो साइफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस बी, इन 3 बीमारियों को इरेडिकेट किया है मालदीव्स ने। ट्रिपल एलिमिनेशन है ये। तो WHO के जो एक ऑफिसर आपको यहां पर दिख रहे हैं, सॉरी डायरेक्टर दिख रहे हैं, इनका नाम है टेड्रोस अधानोम। ये मालदीव्स के किसी ऑफिसर को ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाई कमाल कर दिया आपने। इसके बाद US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इन्होंने इजराइल और गाजा के बीच में जो है, हालांकि फॉर्मर नहीं है भाई, माफ कीजिएगा, करंट प्रेसिडेंट है ये। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि गाते रहते हैं कि मैंने ये वॉर रुकवा दिया, मैंने वो वॉर रुकवा दिया, तो इस वजह से अब इनको जो है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और गाजा के बीच में शांति करवाने के लिए इजरायलियों ने अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड देने का वादा किया। और इजरायली फोर्सेस का, इजराइल का हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो उसका नाम है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, नाम है उसका इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, ये डोनाल्ड ट्रंप को के लिए अनाउंस हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोनाली घोष पहली इंडियन बनी जिनको केंटन आर मिलर अवार्ड मिला। केंटन आर मिलर अवार्ड पाने वाली सोनाली घोष फर्स्ट इंडियन बनी। इनका इनोवेशन क्या था? इनका इनोवेशन था सस्टेनेबल प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट में मैडम ने बहुत काम किया है, इस वजह से इनको यह अवार्ड जो है वो मिला है। इसके बाद शाहरुख खान जो है ये बने दुनिया के सबसे रिचेस्ट एक्टर। इस एक्टर का स्टेटस बिलियनियर स्टेटस हो गया है। बिल्कुल सही समझ रहा, बिलियनियर स्टेटस के साथ शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने। यहां तक कि दुनिया, इनकी टोटल नेटवर्थ 1.4 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर गई है। टेलर स्विफ्ट, आर्नोल्ड, टॉम क्रूज, जेरी सेनफेल्ड जैसे लोगों को इन्होंने नेटवर्थ में पीछे छोड़ दिया भाई। इसके बाद गूगल ने यहां पर 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है आर्टिफिशियल डेटा सेंटर में। AI डेटा सेंटर में किया गया ये इन्वेस्टमेंट गूगल का अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है यूएस के बाहर। यूएस के बाहर आज तक कभी गूगल ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस नहीं किया। और ये अनाउंसमेंट AI डेटा सेंटर को बनाने में होगा। ये AI डेटा सेंटर कहां बन रहा है? आंध्र प्रदेश में बन रहा है। AP में ये जो है ये डेटा सेंटर बन रहा है। अच्छा, AP में कहां पर? विशाखापत्तनम। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर 10,000 करोड़ का एक जो कैप लगा रखा था, लैंडिंग कैप ऑन सिंगल कॉर्पोरेट बोरोवर्स, वो हटा दिया है। मतलब सर, सिंगल कॉर्पोरेट बोरोवर का मतलब यहां पर ये होता है कि एक बैंक अधिकतम कितना पैसा एक कॉर्पोरेट हाउस को बोरो, मतलब अपना उधार में दे सकता है। तो 10,000 करोड़ से ऊपर नहीं था ये। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे नीरव मोदी है ना, वो विजय माल्या जैसे जो फ्रॉड्स हुए थे उसको रोकने के लिए। तो वो 10,000 करोड़ का जो बोरोवर का कैप था ना ऑन अ सिंगल बोरोवर, वो हटा दिया गया है। तो ऐसे में बैंकों को ग्रेटर लेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। बट उसी के साथ साथ भाई रिस्क भी बढ़ेगा ना। हम नहीं चाहते विजय माल्या, नीरव मोदी, ये अपना चौकसी जैसे केसेस इंडिया में दोबारा से हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडिया ने अपना काबुल में टेक्निकल मिशन अपग्रेड कर लिया है। अभी आपको पता होगा काबुल के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत में आए हुए थे। और जब से 2021 में जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, तब से पूरे अफगानिस्तान में तालिबान है। और तालिबान की वजह से इंडिया जो था वो अपनी एम्बेसी जो है वो बंद करके बैठा था। हमारा टेक्निकल मिशन चल रहा था वहां पर। अब हमने अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करके दोबारा से एम्बेसी का स्टेटस दे दिया उसे, फुल एम्बेसी। तो एम्बेसी का स्टेटस मिल गया है इंडिया के एक तरीके से टेक्निकल मिशन को। और अब हमारी जो एम्बेसी है वो काबुल में काम कर रही है एज इट इज जैसे पहले करती थी।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाथो रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलीजन है भाई। ये इंडिया का वो रिलीजन है जिसको सेंसस कोड मिल गया है। अच्छा, सेंसस कोड पहले मेजर रिलीजन्स को मिलते थे, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, पारसी, जोरास्ट्रियंस, जूज, ऐसे रिलीजन जो बड़े जाने माने हैं उनको सेंसस कोड दिया जाता था। सेंसस कोड का मतलब क्या होता है? अगर आपके रिलीजन को सेंसस कोड मिल गया ना, इसका मतलब ये है बेटा कि जब भी सेंसस होगा ना, तब आपके रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कितने हैं उसकी अलग से काउंटिंग होगी, है ना। तो आपका अलग से रिलीजन जो है वो सेंसस की बुकलेट में डिस्प्ले होगा। इससे पहले बाथो रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग जो थे, इनको हिंदू ही माना जाता था। बाथो रिलीजन में एक पौधे की पूजा होती है जिसको सीजो कहा जाता है, और धरती जिन 5 एलिमेंट से बनी है ना, वो 5 एलिमेंट्स की पूजा करते हैं। कौन से 5 एलिमेंट्स है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। इसके बाद इंडिया और यूके ने मिलकर लॉन्च कर दिया है रामानुजम जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम। रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम। यहां पर इंडिया के यंग टैलेंट्स को फोस्टर किया जाएगा कि वो साइंस में, थ्योरेटिकल साइंस में आगे बढ़े। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इसके बाद मसाको नोजावा पहली वॉइस एक्टर बनी है, पहली वॉइस एक्टर जिनको जापान ने पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड दिया है। मसाको नोजावा ये वो आवाज है जो ड्रैगन बॉल जी, ये गोकू है, तो गोकू के जो करेक्टर के पीछे आवाज थी वो यहां पर मसाको नोजावा की थी। तो इनको सेलेक्ट किया गया है 2025 पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट, और पहला वॉइस आर्टिस्ट है जापान में जो इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया में दुनिया में 9th नंबर पर आता है कि भारत में टोटल कितने क्षेत्र है जो वनों से भरे हुए हैं, उस एरिया में अपन 9th नंबर पर आते हैं। अब यहां पर हालांकि टोटल फॉरेस्ट एरिया में जरूर हम 9th नंबर पर आते हो, और ये रिपोर्ट जो है वो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट है जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जनरली डिस्प्ले करती है। बट मैं आपको फिर भी अच्छे से बता दूं कि हम लोग एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन में दुनिया में 3rd नंबर पर आते हैं, कि एनुअली जो भारत अपने वन जोड़ लेता है ना, उसमें हम लोग 3rd नंबर पर आते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये था वीडियो का अंत। आई होप आपको मजा आया होगा। एंड ऑन दिस नोट वी आर कंपाइलिंग द सेशन एंड दिस इज द होल करंट फॉर द अक्टूबर मंथ। और जैसे कि मैंने बोला, पूरा इन लेस देन 30 मिनट्स वीडियो को कंप्लीट करूंगा, so that you guys will have a synopsis of what is important and what is to be covered for current affairs for CUET 2026। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग नवंबर दिसंबर को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।